Although India has only 2.4% of the world's land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. इंडिया का जो एरिया में शेयर है वर्ल्ड के एरिया में वो है सिर्फ 2.4%। लेकिन जो डाइवर्सिटी की बात करें, जो स्पीशीज़ कितनी है यहाँ पे, वो है 8.1%, जो कि एरिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से आता है। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज many ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। 45,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की और इसके दुगना यानी कि 90,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की इंडिया से रिकॉर्ड की गई हैं। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड? इफ़ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर हम मे की एस्टिमेट्स कंसिडर करेंगे तो सिर्फ 22% ऑफ टोटल स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुके हैं। तो अगर हम इसको इंडिया पे अप्लाई करेंगे इसी प्रपोर्शन को, डाइवर्सिटी फिगर्स, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 lakh प्लांट स्पीशीज़ एंड मोर देन 3 lakh एनिमल स्पीशीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। अभी प्लांट्स 1 lakh और एनिमल्स 3 lakh होंगे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू मेज एस्टिमेट्स, राइट? Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? Consider the immense trained manpower, taxonomists and the time required to complete the job. इसमें जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा टैक्सोनमिस्ट्स मैन पावर लगेगा और टाइम भी लगेगा। इतने सारे इन्वेंशन, इतने सारे बेसिकली एनिमल्स को मज़ीद डिस्कवर करना और इतनी सारी स्पीशीज़ बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना। द सिचुएशन appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species face the threat of becoming extinct even before we discover them. सिचुएशन ज़्यादा होपलेस इसलिए हो रही है क्योंकि जब हमें रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत से स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं, बहुत से स्पीशीज़ रेयर हैं, बहुत से स्पीशीज़ बेसिकली एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो व्हेन वी रियलाइज दैट स्पीशीज़ आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, देन इट बिकम्स ऑल द वेरी disheartening. Before we even discover them, species can become extinct before we even discover them. Nature's biological library is burning even before we cataloged the titles of all the books stocked there. Basically यही बात कि कुदरती जो ये स्पीशीज़ हैं वो पहले ही ख़त्म होती हैं इवन बिफोर वी gave them a description or a name, even before we discovered them. Patterns of biodiversity, latitudinal gradients and एक और है वो है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप्स। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये है क्या एक्चुअल में टॉपिक ये है कि बायोडाइवर्सिटी की क्या कुछ पैटर्न्स दिखाई देती हैं, क्या कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, किसी कोई ख़ास पैटर्न क्या है फॉलो करता है कि कहीं पे ज़्यादा स्पीशीज़ कहीं पे कम, कुछ डाइवर्सिटी में डिफरेंस है? इज़ देयर सच अ थिंग? यस देयर इज़ एक्चुअली। पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। ये क्या कहता है? द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज़ ए रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यही बात कि डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स के जो ये स्पीशीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये डाइवर्सिटी प्लांट्स एनिमल्स की वैरायटी ये हर जगह सेम नहीं होती और इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर नहीं है ये। फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है ये डाइवर्सिटी, ये वैरायटी, इसमें पैटर्न आता है। द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। पहला जो कि पैटर्न है वो ऊपर लिखा ही गया है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जनरली अगर हम बात करें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वो कम होती है जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि इक्वेटर पे ज़्यादा होती है डाइवर्सिटी दैन पोल्स।
इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम दिखाई देगी हमें। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 degree north to 23.5 degree south has harbored more species than temperate or polar areas। अगर हम बात करें तो बहुत कम एक्सेप्शंस है, यानी ज़्यादातर ये फॉलो ही करती हैं स्पीशीज़। ट्रॉपिक्स जो होते हैं, जो लैटिट्यूडनल रेंज इसमें आते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, उनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं कंपेयर टू टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। टेम्परेट जो जिनमें मॉडरेट वेदर होता है, और पोलर आपको पता है पोल्स पे जो होते हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इक्वेटर के करीब ट्रॉपिक्स है उनमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोलंबिया located near the equator has 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71.71 degree north only 56 species। ये कहता है कि कोलंबिया एक कंट्री है जो इक्वेटर के करीब है, वहाँ 1400 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, और न्यूयॉर्क में 40 जो कि 41 डिग्री नॉर्थ आता है उसमें 105 स्पीशीज़ हैं, और ग्रीनलैंड जो कि फर्दर दूर चला जाता है इक्वेटर से 71 डिग्री नॉर्थ पे आता है एज ओनली 56 स्पीशीज़। इससे क्लियरली ये विजिबल है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं स्पीशीज़ वैरायटी कम हो जाती है। यहाँ पे बर्ड्स की 1400 थी जो कि इक्वेटर के पास था, फिर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ गया 105 स्पीशीज़, फिर और नॉर्थ की तरफ चला 56 स्पीशीज़। इंडिया with much of its land area in the tropical latitudes has more than 1200 species of birds, क्योंकि इंडिया इसका खासा एरिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पे 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स से ज़्यादा पाए जाते हैं। A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA। अगर हम एक फॉरेस्ट की रीजन की बात करें ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि इक्वेडर, इसके उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ होती है किनकी, वैस्कुलर प्लांट्स की, जहाँ जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है। एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल, किसके कंपैरिजन में, उस फॉरेस्ट के कंपैरिजन में जो कि बराबर एरिया का हम लेंगे, बराबर रकबे का हम लेंगे इन ए टेम्परेट रीजन, लेकिन टेम्परेट रीजन में लेंगे, जैसे कि मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth। जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है जो कि साउथ अमेरिका में है, उसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, 3,000 ऑफ फिशेस, 1,300 ऑफ बर्ड्स एंड 427 ऑफ मैमल्स। ये घर है कितनी, 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को ये हार्बर करता है, 3,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेस, 1,300 स्पीशीज़ ऑफ birds, 427 of mammals and 427 of amphibians, 378 of reptiles and of more than 125,000 invertebrates। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। ये scientists की estimate है कि इन rainforests में कम से कम 10 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज़ होंगी जो कि डिस्कवर अभी नहीं हो चुकी हैं। So what is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are सुपीसीशन, ऐसा क्यों होता है, वाई इज़ इट सो स्पेशल अबाउट, ऐसा क्या खास है ट्रॉपिक्स में दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि इनमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ऐसा क्या पाया जाता है ट्रॉपिक्स में जो कि टेम्परेट और पोलर में नहीं है। इकोलॉजिस्ट्स और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स ने कुछ हाइपोथेसिस दी है क्यों ऐसा होता है। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर, पहला है स्पीशिएशन, यानी कि स्पीशीज़, नई नई स्पीशीज़ बनना। Speciation is generally a function of time and unlike temperature
temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time. Yes, for species diversification. पहला पॉइंट ये है कि जो स्पीशिएशन है, स्पीशीज़ बनने की प्रोसेस है, वो जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, यानी उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, वो ऐसे ही तुरंत से नहीं होता. अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट. और इसका क्या ताल्लुक है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इनमें ज़्यादा होने? बात यह है कि जो टेम्परेट रीजन्स है उनमें फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लगभग बहुत फ्रीक्वेंट ऑफन ग्लेशिएशंस हुई है पास्ट में. ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस हैड अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशिएशन. जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं जो इक्वेटर के करीब हैं उनको रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड माहौल मिला, अनडिस्टर्ब्ड बेसिकली माहौल मिला, एनवायरनमेंट मिला फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, एंड हैड ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन. लिहाजा उनके पास एक अच्छा खासा टाइम था ताकि स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, ताकि नई नई स्पीशीज़ बन पाए. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वनस आर लेस सीजनल. जो दूसरा रीज़न ये है कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो टेम्परेट रीजन्स के कंपैरिजन में आर लेस सीजनल, वो कम सीजनल है, यानी कि उनमें तब्दीली ज़्यादा जल्दी नहीं आती. रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. जो ट्रॉपिकल होते हैं उनमें लगभग कॉन्स्टेंट प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है. सच constant environments promote Nike specialization and lead to greater species diversity. and ऐसे इनकॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट से होता क्या है कि नीश स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि एक ख़ास रोल बनता है उस स्पीशीज़ का. फंक्शनल नीश होता है, फंक्शनल रोल दैट द स्पीशीज़ प्लेज इन इट्स हैबिटेट. वो बन पाता है किससे? कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट जब होता है वो प्रमोट करता है नीड स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. और उससे क्या होता है कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ बन जाती हैं. तीसरा जो है सी पार्ट वो ये है कि देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी. होता क्या है कि ट्रॉपिक्स इक्वेटर पे है तो चूँकि वो सन के ज़्यादा उन पे सनलाइट ज़्यादा ही पड़ती है कंपेयर टू पोलर रीजन्स या जो रीजन्स इक्वेटर से थोड़ा हट के हैं, लिहाजा वो मोर सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी. उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी. जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो उससे इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करेगा ग्रेट डाइवर्सिटी, यानी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगी. उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पैटर्न जो मिलता है बायोडाइवर्सिटी में उसको हम कहते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप्स. होता क्या है? ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit. हुआ क्या है कि जो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था, ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर था. उसने क्या किया? जब उसने पहले पाइनियरिंग एंड एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की साउथ अमेरिकन जंगल्स में, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि एक ख़ास विदिन ए रीजन स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया. कि कोई ख़ास रीजन अगर हम लें उसमें स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ जाती है जब हम एरिया बढ़ाते हैं, एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू ए लिमिट. लेकिन लगातार फिर बढ़ती ही नहीं रहती स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, फिर लिमिट आ जाता है.
In fact, the relation between species richness and the area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes turns out to be a rectangular hyperbola. उसने क्या देखा कि इनफैक्ट जो बहुत सारे टैक्सा के लिए जो उसने स्पीशीज़ एरिया का ग्राफ देखा होता क्या था कि चाहे वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, बैट्स हो, फ्रेश वाटर फिशेस हो, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था जैसे कि यहाँ पे ये है इस तरीके का। यही उसने कहा था जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे एक्सप्लोर्ड एरिया, स्पीशीज रिचनेस बेशक बढ़ जाएगी लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट, तभी तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पैरेलल होता है इसके, यानी कि इसके बाद नहीं, ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। उसके बाद आता है ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। फिर जब अगर हम इसे लॉगरिथमिक स्केल पे लगा लें ग्राफ को तो फिर वो स्ट्रेट लाइन आता है और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे एरिया है, स्पीशीज रिचनेस है, जो पहले वो सीधा का सीधा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स का ग्राफ था वो ये था, ये लॉग वाला नहीं है, सिंपल वाला है, वो इस तरीके का इसको लिखता है ये एनसीईआरटी यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। यहाँ पे है एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड, राइट, एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड। जब हम इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग लॉग स्केल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है और वो क्या आता है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। आपने ये पढ़ा ही होगा मैथ में या फिजिक्स में, लॉग फार्मूला इस तरीके से पावर नीचे आता है तभी जेड लॉग ए बनता है। ये log of m into n is equal to log of m plus n, आई होप यू नो इट। तो लॉगरिथमिक स्केल इस तरीके से होता है log s is equal to log c plus z log a, where s is equal to species richness, s stands for, s होता क्या है यहाँ पे species richness, a एरिया होता है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उस species डाइवर्सिटी को जानने में, वहाँ उस टाइम पे ए जो हम एरिया एक्सप्लोर करते हैं वो ए से डिनोट करते हैं। जेड इज़ द कोएफिशिएंट स्लोप ऑफ द लाइन, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा y इज इक्वल टू ये सी इंटरसेप्ट है प्लस एम एक्स, ये जेड यहाँ पे स्लोप बन जाता है और लॉग ए जो है ये x है। एनीवेज तो यहाँ पे z जो है ये बनता है स्लोप ऑफ द लाइन जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। c जो है ये y इंटरसेप्ट है, एक्चुअली log c इज y इंटरसेप्ट, पता नहीं इन्होंने क्यों यहाँ पे c लिखा है। Ecologists have discovered that value of z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plants in Britain, birds in California, mollusks in New York State. The slopes of the regression line are amazingly similar. देखा क्या गया, इकोलॉजिस्ट्स ने देखा कि जड़ का वैल्यू जो था वो तकरीबन टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के रिगार्डलेस ऑफ दैट वो 0.1 से 0.2 ही आता था। फॉर एग्जांपल बर्ड्स प्लांट्स इन ब्रिटेन, चाहे बर्ड्स इन कैलिफोर्निया हो या मोलस्कस इन न्यूयॉर्क हो, जो स्लोप था रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, रिग्रेशन लाइन का, वो बिल्कुल सिमिलर था 0.1 टू 0.2 के हर टैक्सॉन में लगभग, regardless of which group it was, which taxa it was. But if you analyze the species area relationships among very large areas like the entire continents, you will find that the slope of the line to be much steeper. लेकिन z वैल्यूज़ इन द रेंज ऑफ 0.6 टू 0.1। लेकिन अगर आप एनालाइज करोगे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज़ में, जैसे कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही लिया आपने, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया अगर नहीं लेंगे, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर। आप देखेंगे कि स्लोप बहुत ही ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, ग्राफ स्लोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जेड वैल्यूज़ इन द रेंज ऑफ, जेड इसमें कितना आता है 0.6 टू 1.2। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगिवोरस, फ्रूट ईटिंग, फ्रूगिवोरस होता है जो फ्रूट खाते हैं, फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15।
फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो फ्रूगिवोरस जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ के कंटिनेंट्स के, उनमें स्लोप 1.15 पाई जाती है। व्हाट डू द स्लो सिटी पर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? सिटी पर स्लोप्स का मतलब ये है कि ज़्यादा ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है। बाय।